हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आप लोगों का पेपर में इस टॉपिक से लाजमी एक सवाल आता है। तो जो आज का हमारी क्लास का टॉपिक है वो है कंपनी का फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में जो ज़्यादातर आपसे सवाल में पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई इनकम स्टेटमेंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो और रिटेन अर्निंग की मूवमेंट बना दो या रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बना दो। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आज की क्लास में ये तीनों आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूँ ताकि आपको तीनों समझ आ जाए कि तीनों कैसे बनती हैं और इसका फॉर्मेट क्या है और हमें इसको आगे कैसे लेके चलना है। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है आफरीदी एंड कंपनी इज अ कंपनी विद अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹1 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2002। 50,000 शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप। ओके, The following are the balances taken from the ledger of the company as at 31 दिसंबर 1992। ये हमें इन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ डेबिट साइड है, कुछ क्रेडिट साइड है, मगर आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट ये नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सीक्वेंस से दिया हुआ है। आप इसको खुद बाइफरकेट करेंगे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ये स्टॉक है, सेल्स है, परचेजेज है, वेजेस है, डिस्काउंट अलाउड है। तो ये आपको पूरा एक मुकम्मल डाटा दिया हुआ है। इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। छः हमारे पास एक एडिशनल एडजस्टमेंट्स है। उन एडजस्टमेंट को हमें अपने क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और रिटेन अर्निंग सही से बन सके। तो आप जब भी इस तरह का सवाल है, सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट बनानी है वो बनानी है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो उठ के बैलेंस शीट और रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो कभी भी गलती मत करना कि पहले बैलेंस शीट बना के आप बैठ जाएं। हमेशा आप बनाना पहले इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए हम इसमें से इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। आफरीदी एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट और नीचे आ गया ये इनकम स्टेटमेंट होगी और इसके अलावा है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1992। अच्छा, ये हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दी थी। इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं और इस इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि क्या कोई ऐसी एडजस्टिंग एंट्री तो नहीं है या कोई करेक्शन ऑफ एरर तो नहीं जो हमारे पीएनएल पे इफेक्ट करे। तो सबसे हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो आप इसकी वर्किंग कर लें। डेप्रिसिएशन किसका है? प्लांट। ये कैसे निकलेगा? हमारे प्लांट की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दी हुई है? हमें प्लांट की वैल्यू दी हुई है 1,61,000 और डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ 15%। तो 1,61,000 का 15%, ये हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट पे। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि डेप्रिसिएशन प्लांट के बाद किस पे आया? डेप्रिसिएशन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन फर्नीचर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू मेरे पास कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू मेरे पास है 34,200 और फर्नीचर का रेट है 10%। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर ये आ गया 3420। अच्छा, आप या तो एक काम कर सकते हैं, या तो आप साथ साथ इसकी पहले पूरी एडजस्टमेंट पास कर लें, अपने पास एडजस्टमेंट डबल एंट्री बना लें और उसके बाद सवाल करें, या एक काम करते हैं कि हम सवाल साथ साथ सॉल्व कर दें और जैसे ही हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नज़र आएगी तो वो हम एडजस्टमेंट एंट्री
अपने अकाउंट के अंदर अकाउंट फॉर कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर, और उस जो एंट्री हमने पास की है उसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि ये हमने एंट्री कर ली। तो चलिए हम पहले इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स मेरे पास कितनी है? सेल्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 8,50,000। 8,50,000 की सेल्स मैंने लिख ली। अब मैं देखता हूँ मेरे पास सेल्स रिलेटेड कोई क्या डाटा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। पहला क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा डेप्रिसिएशन है, तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, चौथा राइट ऑफ है, पांचवा है, हाँ पांचवा कुछ है, क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹1200 वर रिकॉर्डेड वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब हमारे अकाउंटेंट ने सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गया। करेक्शन ऑफ एरर है ये। आपको याद है मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप लोगों में से किसी ने वो क्लास मिस की है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो हम इसकी इधर एंट्री बना देते हैं, डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से? 1200 से। इधर लिखते हैं अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स मेरे पास कितनी है? 1200। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में फिर देखें सेल्स हमारी हो गई तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया, आपने लिख लिया यहाँ से। इसके अलावा ये वाला आपने सेल्स भी लिख लिया। फिर उसके बाद है परचेजेज, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ का मतलब है कि आपने जब सेल की तो सेल की अमाउंट थी 10 रुपये, अगले वाले ने बोला यार थोड़ा मुझे डिस्काउंट दे, तो आपने बोला चलो मैं 2 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ये वही डिस्काउंट है जो आप लोगों ने सेल की है उस पर आप लोगों ने डिस्काउंट दिया है। लेस डिस्काउंट अलाउड कितने में? माइनस में आपने लिखा है इसको डिस्काउंट अलाउड को 8,400 में। तो टोटल आपकी सेल्स आ गई ये आपकी सेल्स आ गई। अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। चूंकि हमारे पास यहाँ परचेजेस भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी, इसका मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमेशा आप सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने ले लिया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है? यहाँ क्वेश्चन में जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है वो 1,00,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1,00,000 रुपए। अब इस ओपनिंग स्टॉक में मैं परचेजेज ऐड करूंगा। मेरे पास ड्यूरिंग देयर परचेजेज मैंने कितनी ऐड की हैं? परचेजेज में अपने पास देखता हूँ मैंने ड्यूरिंग देयर परचेजेज कितनी ऐड की हैं। परचेजेज मैंने की है 6,00,000 रुपए की, तो परचेजेज ऐड हो गई। अब मैं देखता हूँ मैंने कोई डिस्काउंट रिसीव किया है परचेज। जिस तरह मैंने सेल करते वक्त लोगों को डिस्काउंट दिया था, क्या किसी ने मुझे परचेज करते वक्त जब मैंने लोगों से परचेज किया मुझे कोई डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला? तो हम क्वेश्चन में देख रहे थे, हमें मिला है डिस्काउंट रिसीव 6,300 का। डिस्काउंट रिसीव 6,300 माइनस में आपने लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एक्सपेंस को कम कर देता है, परचेजेस को नेट कर देता है। अच्छा, ये निकल आया आपका कोई, इनका हम टोटल कर देते हैं। ये अमाउंट आ गई आपकी 693,700। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें आपको वो सारे खर्चे डालने हैं जो कि कॉस्ट से रिलेटेड करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो कॉस्टिंग में देखेंगे कोई वेजेस आ गई, कोई ओवरहेड्स आ गए, तो जो कॉस्ट से पर्टेन करता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से पर्टेन करता है, उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास ऊपर अमाउंट है, मैं देखता हूँ क्या कौन से खर्चे कॉस्ट से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड मार्केटिंग से, पोस्टेज सेलिंग एंड मार्केटिंग से है, बैड डेट सेलिंग एंड मार्केटिंग से है। इसके अलावा मेरे पास है वेजेस। वेजेस मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
वेजेस मेरे पास कितने आ गए इसके अंदर, 1,40,000। अब मैं सवाल लिखता हूँ कि क्या कोई मज़ीद और ख़र्चा है, सवाल प्लस एडजस्टमेंट पढ़ के। एडजस्टमेंट में मेरे सवाल में तो मुझे कोई और ख़र्चा नज़र नहीं आया, मगर मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ तो एडजस्टमेंट में देखता हूँ मैं, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर वेजेस 10,400, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,400। तो 10,400 इन सब को हम टोटल कर लेते हैं और कोई ख़र्चा है नहीं, तो मेरे पास अमाउंट आ गई कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आपके पास अमाउंट आ गई। अब इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ताकि आपके पास अमाउंट आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,83,000। तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम माइनस करेंगे अपने सेल से, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मैं साथ साथ आप लोगों की फॉर्मेटिंग भी करता जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो 1,81,700 का मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस लेस करेंगे। सेलिंग और एडमिन देखते हैं हमने कौन कौन से, स्टॉक हो गया, स्टॉक की आपने पूरी एडजस्टमेंट कर ली, आपने पूरी परचेजेस की कर ली, आपने पूरी वेजेस की कर ली, आपने पूरी डिस्काउंट आउट कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अच्छा ये रहता है, ये रहता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। चले हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपके पास कितना है, इंश्योरेंस अप टू 30 जून 13,440, ये आपके पास इंश्योरेंस है। इसमें से आप प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर देंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको इधर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आप प्रीपेड इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस एक्सपेंस निकालेंगे। तो आप एंट्री इधर एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से, ये देख रहे हैं आपको, ये 13,440 कितने साल का दिया हुआ है, 1 साल का दिया हुआ है, 30 जून तक का दिया हुआ है। ये 99 जून 1992 से 1993 तक होगा। तो इसका मतलब ये 1 साल का आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है। तो इस इंश्योरेंस एक्सपेंस को 13,440 को आपने आधा मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, ये आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस में लेके जाना है 6720, 6720। तो ये आपने एडिशनल एंट्री पास कर ली। अच्छा इंश्योरेंस के बाद हम चलते हैं, इंश्योरेंस के बाद है सैलरीज। सैलरीज मेरे पास कितनी है, सैलरीज मेरे पास है 37,000। फिर इसके अलावा मेरे पास कुछ एडजस्टमेंट में डाटा है। सैलरीज बोलता है 2,400 रुपये की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरे पास है 2,400 की, ये मैंने यहाँ लिख ली। फिर उसके बाद मेरे पास देखता हूँ कौन कौन से खर्चे हैं। रेंट है, रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, तो पहले हम रेंट कर लेते हैं। रेंट है 12,000।
रेंट मेरे पास हुआ 12,000। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, एडजस्टमेंट में बोलता है कि रेंट आपके पास जो आउटस्टैंडिंग है वो रेंट एक्सपेंस 1200 है, आपने उसको अक्रू करना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपके पास, 1200। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं खर्चे, जनरल एक्सपेंस 17,900, 17,900 रुपये। फिर उसके बाद आपके पास अगला खर्चा आता है, अगला खर्चा है एडवर्टाइजमेंट और पोस्टेज। एडवर्टाइजमेंट 7,600, एडवर्टाइजमेंट है 7,600 और पोस्टेज है, और आपके पास अल्लाह भला करे आपकी जो पोस्टेज है वो है 21,000। हम देख भी लेते हैं 21,000 है। फिर डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट का पार्ट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बाकी सब बैलेंस शीट का पार्ट है। अब हमारे पास पोस्टेज के अलावा है स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारे पास 4,800 की है, 4,800। अब यहाँ तक मैंने तकरीबन सारा कर लिया। अब मेरे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले कुछ चीज़ें रह गई हैं। एडजस्टिंग एंट्री कैसे, जैसे डेप्रीसिएशन और बैड डेट भी रहते हैं मेरे पास 6,400। 6,400 मैंने बैड डेट लिख लिया। अच्छा, बैड डेट के बाद मैं लाइन बाय लाइन चलता हूँ। डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन प्लांट मेरे पास कितना है 24,150, और डेप्रीसिएशन मेरे पास फर्नीचर कितनी है 3,420। अच्छा, इसके बाद वो बोलता है कि राइट ऑफ एज फर्दर बैड डेट ₹600। हमने फर्दर कोई राइट ऑफ की है तो राइट ऑफ भी आपका एक्सपेंस है। फर्दर राइट ऑफ 600 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास है प्रोविज़न फॉर बैड डेट फॉर 2% एज डेटर। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो बैड डेट की जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट है इसकी दो टाइप्स है, दो तरीके से निकलता है। या तो आपको ये क्वेश्चन में बता देगा कि बैलेंस शीट अप्रोच है या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच है। यहाँ वो हमें बता रहे हैं कि 2% ऑफ डेटर, इसका मतलब बैलेंस शीट अप्रोच है। तो बैलेंस शीट अप्रोच के लिए मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ेगा डेटर्स का। ओपनिंग डेटर मेरे पास कितने थे, ओपनिंग में डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, तकरीबन डेटर्स आ रहे हैं मेरे पास 77,400 रुपीज़। उसके बाद मैंने कोई सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स की थी, अनरिकॉर्डेड सेल्स में 1,200 की थी। फिर उसके बाद मैंने राइट ऑफ कर दिया कितने का, राइट ऑफ 600। तो मैंने राइट ऑफ किया तो राइट ऑफ से मेरा 600 का। अब मेरे पास बच गया क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर कितने बचे, 77,400 प्लस 1,200 माइनस 600, ये मेरे पास 78,000 के डेटर्स बच गए। अब इस 78,000 का मैं लगाऊंगा कितना 2%। ये मेरे पास बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट आ गया 1560। प्रोविजन फॉर बैड डेट 160। तो आई थिंक ये सारे खर्चे हमारे हो गए, इनको हम सम कर लेते हैं। ये हमारे पास जो अमाउंट आई है वो आई है 146750। अब इसमें से मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट।
ये मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और मजीद फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, हम अगली क्लास में इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। आज तो हमने सिर्फ इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किया। आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये, मगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।